Okay, so hello everyone. I hope you can have a look at my screen. No, sir. Okay, sorry. Let me switch on screen sharing first. बताइए स्क्रीन दिख रहा है अब आपको? Yes, sir. sir. Okay, great. Hello everyone. This is lecture number 14 of some basic concepts of chemistry. और ऑलमोस्ट जो है वो काफी हद तक चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं और यहाँ पर जो है वो हम अपना डिस्कशन को जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स। और उसी कंटिन्यूएशन में हमने पिछली क्लास में आपके कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा था, साथ ही साथ में कंसेप्ट हमने पढ़ा था परसेंटेज यील्ड का। परसेंटेज यील्ड को और अच्छे से समझने के लिए एक सवाल यहाँ करने की जरूरत है। आई होप कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर जो है वो कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक, अब शायद थोड़ी और क्लैरिटी आ गई होगी या पहले ठीक था? मुझे पहले ठीक लग रहा था, तो चलिए ये ठीक। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है? पहले जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ भाई रैयान, क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? NH3 is formed in the following steps. Number 1, calcium plus 2C forms CaC2, 50% yield. Second, CaC2 plus N2 results in CaCN2 plus C, 100% yield. And third, CaCN2 plus 3H2O results in 2NH3 plus CaCO3 with 50% yield. Find the number of moles of calcium needed to produce 2 moles of ammonia. और देखिए स्पेशली दृश्य बहुत ध्यान से देखिए, इसको क्वेश्चन नहीं समझिएगा। इस क्वेश्चन से हम जो यील्ड वाली बात है और परसेंटेज यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, उन सबको थोड़ा सा और बेहतर वे में, अच्छे वे में समझ पाएंगे और बेटर इक्विप होके समझ पाएंगे। तो इस चीज को देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। दृश्य पहले क्वेश्चन समझाइए मुझे। तो जब पहले वाले में कैल्शियम प्लस 2C कर रहे हैं तो CaC2 जो आ रहा है वो 50% यील्ड दे रहा है, मतलब जो एक्चुअल मास अपॉन थ्योरेटिकल मास है इनटू 100 वो 50% आ रहा है। हाँ, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर बनना 3 मोल चाहिए था तो बन 1.5 मोल रहा है। अगर बनना 2 मोल चाहिए था तो बन उसका आधा 50% यानी कि 1 मोल ही बन रहा है। जितना बनना चाहिए था, जितनी हमने सामग्री दी, जितना मटेरियल दिया, अमाउंट दिया, and the amount which we were supposed to get, we were only getting 50% या half of that amount। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इट इज जस्ट लाइक दिस कि हमसे पूछा है कितने मोल्स कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी अगर हमको 2 मोल अमोनिया चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को टाइम दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन को देखें और करें, और जो अगर गलत करें सही करें कोई टेंशन की बात नहीं भाई। वर्स्ट केस क्या होगा, सवाल नहीं हो पाएगा, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर नहीं भी हो रहा है तब भी आप जहां तक हो पा रहा है, जैसे हो पा रहा है सोच के करिए। 2 मिनट का समय है, कैलकुलेशन भी कोई टफ नहीं है। लेट अस सी कि अगर आंसर आ पा रहा है या नहीं आ पा। अगर नहीं आ पा रहा है तो फिर हम तो हैं ही, अभी बताएंगे ही, बट आप भी कोशिश करिए, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। वर्स्ट केस तो यही है कि नहीं हो पाएगा, तो उसमें उससे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही निकल कर आएगा अगर हमने कोशिश करी हुई होगी। तो आंसर बताइए। हाँ भाई रैयान, आपने पढ़ा था, आंसर बताइए जल्दी। ये सर सॉल्व कर रहे हैं। अनुश्री आंसर बताइए। श्लोक आंसर बताइए। Sir, answer is 4 mole of calcium. चलिए देखते हैं 4 मोल्स ऑफ कैल्शियम इन्होंने बताया। आइए देखते हैं। लक्षिता आंसर बताइए। मयंक आंसर बताइए। अभय आंसर बताइए। प्रत्यक्ष आंसर बताइए। ट्राई कीजिए, आंसर बताने से मतलब है सिर्फ ट्राई कीजिए।
भाई इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। आइए देखते हैं भाई कैसे कैसे किस टाइप से करना है। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, कोई घबराने की बात नहीं। अगर यस नहीं क्वेश्चन नोट डाउन किया, देखिए कैसे होगा यस सर। दृश्य, स्पेशली आप देखिए ताकि परसेंटेज यील्ड का बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जी ठीक है, चलिए ये देखिए हमको नहीं मालूम कि कितना कितनी कैल्शियम लेना है, तो हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ कितना कैल्शियम लिया, बताइए एक्स मोल्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जी सर। अब वैसे तो बैलेंस्ड इक्वेशन ये कहती है कि एक्स मोल्स इसके भी एक्स मोल्स देता, मगर क्योंकि यील्ड तो 50% है तो आधे ही मिल पाएंगे, तो यानी एक्स मोल से इधर CaC2 के कितने मिलेंगे, सर x/2 मोल्स। x/2। वो इसलिए नहीं कि इक्वेशन कह रही है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो पूरे मिलते, मगर बात यही है कि भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने कहीं 100 रुपए की मजदूरी का काम किया, बट वो बोल रहा है कि नहीं आपने आधा काम ही ठीक किया है, तो मुझे मिलने चाहिए था 100 रुपए, मगर वो देगा कितने मुझे, सर 50। 50। तो वैसे ही मिलने तो एक्स मोल्स चाहिए थे, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन यही कह रही है एक्स मोल्स मिलते, मगर मिले आधे। अब x/2 मोल जो थे वो यहाँ पर आ गए, मगर यहाँ पर एफिशिएंसी पूरी पूरी है, 100% यील्ड है। तो अब ये दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, इसके 1 मोल देते, तो इसके x/2 मोल इसके कितने देंगे, सर x/2 से। x/2 मोल। अब फिर अगला आ गया, अब ये देखिए बहुत ध्यान से देखिए, लाइक दिस इज ट्रिकी। इसका बहुत ध्यान से देखिए, इसका 1 मोल, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, इसका 1 मोल ये NH3 के कितने मोल देता बताइए, सर 2 मोल्स। 2 मोल्स। तो इसके x/2 मोल्स NH3 के कितने मोल देते, अगर सर 2 100% मोल्स। efficiency होती, नहीं एफिशिएंसी 100% होती, कितने देते, सर x/2। नहीं देखिए समझने की कोशिश कीजिए, वो तो आप लिखा हुआ बोल दे रही है मैम। इसके 1 मोल इसके 2 मोल देते अगर 100% एफिशिएंसी होती, क्योंकि आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, अगर यहाँ पे 1 था। इसके 1 मोल इसके 2 मोल देते, इसके x/2 मोल इसके कितने मोल देते हैं NH3 के, बताइए बताइए दृश्य बताइए। मैम इक्वेशन देखिए, CaCN2 प्लस H2O टू टाइम्स NH3 plus CaCO3. This is a balanced equation written in front of us. अब अगर यहाँ पर कोई परसेंटेज यील्ड सब एकदम सेट होती, बढ़िया होती, तो आप खुद बताइए कि इसके x/2 मोल्स अगर मेरे पास में होते तो NH3 के कितने मोल्स मिलते, बताइए दिशा। सर 100% है तो x। 100% है तो कितने मिलते, हाँ तो सर x/2 ही मिलते। नहीं देखिए मैम, फिर देखिए ये नहीं, ये नहीं, ये यही गड़बड़ कर मैम। जब इसके 1 मोल है तो इसके कितने दे रहे हैं, सर 2। तो जब अगर x/2 है तो यहाँ कितने मिलेंगे, सर 2 ओ x मिलेंगे सर। हाँ x मिलेंगे, उसके x/2 के दुगने x मोल मिलेंगे, क्योंकि 1 मोल 2 मोल दे रहा है, तो x/2 मोल x मोल देंगे। बात समझ में आई। हाँ सर आ गई। मगर x मिल नहीं पाएंगे, क्यों नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है, सर 50%। 50%। तो जब यील्ड 50% है तो एक्चुअल में कितने मिल पाएंगे, हाँ तो सर फिर हाफ ही मिलेंगे। x/2 मोल मिलेंगे, तो एक्चुअल में x/2 मोल ही मिलेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि वो जो x/2 मोल है वो किसके बराबर है, सर वो 2 मोल्स के बराबर है। तो यानी फिर x किसके बराबर होना चाहिए, सर 4 मोल्स। 4 मोल। तो वो शुरू की कहानी ये रही कि जब यहाँ 4 मोल लोगे तब यहाँ 2 मोल बनेंगे, यहाँ 2 मोल होंगे तो यहाँ भी 2 मोल आएंगे, फिर यहाँ जब 2 मोल लोगे तो बनने चाहिए थे 4, मगर इधर 2 मोल बनेंगे तो 2 मोल NH3 बन गए। यानी हमें शुरुआत में कितना कैल्शियम लेना पड़ा,
कितना कैल्शियम लेना पड़ा? ऐसा 4 मोल्स। 4 मोल। तो परसेंटेज यील्ड वाला ये एक उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। आप बताइए कि इसका यूजेज या इस पे बेस्ड सवाल कुछ कुछ थोड़ा समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, थोड़ा आ गया। थोड़ा आ गया। चलिए, तो ये सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी बच्चे को नोट डाउन करना है। हमने कैल्शियम को x मान लिया, वहां से शुरुआत करी। किसी को अगर नोट डाउन करना है तो कर सकता है। किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आया है तो दोबारा पूछे प्लीज, चुप नहीं रहे कोई। जी बताइए। सर एक और बात बता दीजिए, वो ना सर नेटवर्क इशू हो गया था। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। सवाल सवाल लिखा था आपने या नहीं, या सवाल भी नहीं लिख पाई? क्वेश्चन सर नोट डाउन। क्वेश्चन तो लिख लिया था। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन में अब यही पूछा है कि कितना कैल्शियम ले। तो कितना कैल्शियम ले वो आप शुरुआत में मान लीजिए एक्स मोल्स। भाई कितना कैल्शियम ले वो शुरुआत में मान लीजिए एक्स मोल्स। अब शुरुआत में अगर एक्स मोल मान लिया है तो 50% यील्ड है, तो ये x/2 बनेगा। बनना चाहिए था x, बनेगा x/2। तो x/2 लेके मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ 100% यील्ड है तो CaCN2 x/2 ही बनेगा। ठीक, अब x/2 ही बनेगा तो फिर यहाँ पे लिया x/2। अब बनना चाहिए था x/2 का दुगना यानी x, मगर 50% है तो x/2 ही बनेगा। बनना दुगना चाहिए क्योंकि यील्ड जो होती है वो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग होती है। यानी पहले ये बताओ कि अच्छा x/2 लिया था तो बनना कितना चाहिए था, तो उसने कहा उसका दुगना बनना चाहिए था। दुगना का मतलब x/2 का दुगना तो x होता है, मगर उसने कहा कि दुगना जो बनना चाहिए था उसका 50% बनेगा, तो उसका 50% तो वही है, x का 50% x/2, तो x/2 NH3 बना। अगर हमने यहाँ पर x मोल लिया और वो x/2 बराबर होना चाहिए 2 के, यानी x बराबर होना चाहिए 4 के, तो वही हमारा आंसर है। बताइए, बात समझ में आई? बताइए बताइए बताइए, भूमिका बात समझ में आई या नहीं? चलिए भाई, अब ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो क्या कहते हैं कि पहले लिमिटिंग रिएजेंट वाला ही कंसेप्ट पढ़ ले रहे हैं अभी। एक और ये लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है, इसे देख। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन पढ़िए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़िए। ठीक, तभी ऋचा पांडे प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन। 2Fe2S3 plus 6H2O plus 3O2 gives 4FeOH whole thrice plus 6S. हाँ, 1 mole of Fe2S3 Fe, like this is Fe2S3। ठीक, 1 mole of Fe2S3 2 moles of H2O, 3 moles of O2 are allowed to react. Identify the limiting reagent. Find number of moles of FeOH whole thrice formed. चलिए करिए करिए। ये भी लिमिटिंग रिएजेंट का अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। करिए करिए। क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लीजिए, सब अच्छे सवाल हैं।
बताइए भाई, बताइए क्या आंसर है? सर लिमिटिंग रिएजेंट H2O। लिमिटिंग रिएजेंट इनका आंसर है H2O। अच्छा ठीक, फिर FeOH होल थ्राइस कितना बना? हाँ भाई अनुश्री, एनी आइडिया? अनुश्री, आर यू हियरिंग मी? Yes, sir. बताइए भाई क्या हो सकता है? No idea, sir. ओके, डोंट वरी, कोशिश कीजिए, लिमिटिंग रिएजेंट का ही है भाई। 2 मोल 6 मोल और 3 मोल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा? क्या उतनी मात्रा में प्रेजेंट है? कौन है कल्प्रेट? कैसे करेंगे? श्रेया दुबे बताइए, दीपाली बताइए, दृश्या बताइए। सर लिमिटिंग रिएजेंट तो H2O है। अच्छा H2O है, ठीक। कितना FeO, कितने मोल्स बनेगा? कैलकुलेशन भी मैम ज्यादा टफ नहीं करनी। पिछली वाली क्लास में तो बहुत कैलकुलेशन भी टिपिकल वाले क्वेश्चन थे, या क्वेश्चन जो वो ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन वाले नहीं है। सर 4/3 moles of FeOH whole thrice। ठीक, का आंसर आ रहा है 4/3 मोल्स ऑफ FeOH होल थ्राइस। ठीक है भाई, 4/3 मोल्स ऑफ FeOH होल थ्राइस। देखते हैं 4/3 मोल्स बोल रहे हैं, देखते हैं देखते हैं। चलिए कैसे होना है ये, आइए देखते हैं भाई। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन ये बता रही है कि 2 मोल Fe2S3 को 6 मोल H2O और 3 मोल O2 की जरूरत है। यानी आई कैन से दैट 2 moles Fe2S3 requires 3 moles of H2O and 3 moles of O2। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 मोल Fe2S3 को कितने मोल H2O चाहिए होगा? 3 मोल H2O, और क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया तो 1.5 मोल O2। ये चीज समझ में आ रही है? बताइए, ये चीज समझ में आ रही है? जी सर। हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया 1 मोल ऐसा हम क्यों करके लेकर आए? हमें आइडेंटिफाई करना है कि यार कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब देखिए कि जब हमने 1 मोल Fe2S3 लिया था तो पानी तो केवल कितना है? 2 मोल, मगर 1 मोल के लिए भी कितने की आवश्यकता थी? 3 मोल। 3 moles। O2 कितना चाहिए था? 1.5 मोल। तो O2 कह रहा है यार हम तो बहुत ज्यादा है, हम तो 3 मोल है। तो यानी मुझे पता चल गया कि मेरा कल्प्रिट कौन है, मुझे पता चल गया कि गड़बड़ किसने H2O। मचाई है, वाटर ने। तो अब जब गड़बड़ H2O ने मचाई है तो मुझे यही देखना होगा कि सब कुछ H2O के टाउन में लेकर आना होगा। तो H2O के टाउन में आने के लिए ये 2 मोल 6 मोल 3 मोल जो रिएक्ट कर रहे थे ना आपस में, मैं 6 से डिवाइड करता हूँ। तो जब 2 मोल 6 मोल से रिएक्ट कर रहे थे और 3 मोल O2 से रिएक्ट कर रहे थे, तो 6 से डिवाइड करके ये आया 2/6 मोल्स Fe2S3, और 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 मोल H2O, और 3 को 6 से डिवाइड किया तो 1/2 मोल O2, ये आया। अब 2/6 का मतलब 2/3 मोल्स Fe2S3 ने रिएक्ट किया, ठीक। और जो है वो आपके मतलब 2 से फिर मल्टीप्लाई किया है, सॉरी, क्योंकि H2O हमारे पास में 2 मोल्स ही है ना, तो 2 लेकर आना था। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3 मोल्स Fe2S3, 2 मोल्स H2O और 1 मोल O2। तो यानी ले दे के पता चला, और फिर इधर देखा FeOH होल थ्राइस कितना बना, 4 को 6 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/3 मोल्स FeOH होल थ्राइस। तो आपने देखा कि ये मैंने कोई ब्लाइंड में सवाल सॉल्व नहीं कर दिया कि आप सोच रहे हैं सर ये तो आपने कर दिया, हमने लिख लिया, मगर हमें समझ में नहीं आया कैसे किया। सर आपको समझना होगा कि मेरा यहाँ पर पूरा एम यही था कि पहले मैं लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करूं,
जो कि वाटर है, और फिर सब वो गुणा भाग करूं, वो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन करूंगा 2 मोल H2O के साथ दूसरी कितनी चीजें रिएक्ट करेंगी और क्या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो निकाल पाऊं। बिकॉज एक लाइन याद रखनी है, वो लाइन ये है, द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये जब हम देखेंगे तो वही 0.66 मोल Fe2S3 रिएक्ट करेगा, बाकी बचा रह जाएगा। 2 मोल H2O पूरा रिएक्ट कर जाएगा, 1 ही मोल O2 रिएक्ट करेगा, बाकी बचा रह जाएगा। और 1.33 मोल जो है वो FeOH होल थ्राइस FeOH होल थ्राइस जो है वो क्या कहते हैं बनेगा, H2O इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर नहीं समझ में आया है किसी स्टूडेंट को तो बताइए, मैं लिमिटिंग रिएजेंट के जो है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ अच्छे से। आई मीन टू से थोड़े से डिफिकल्टी लेवल ये है ताकि आप समझ सकें और जो है वो क्लैरिटी आए। सर आगे समझ में। सब लोगों को आ गया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. नोट डाउन भी करना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, आप नोट डाउन भी करना चाह रहे हैं तो करिए। टुकड़ों में सवाल किया है, ऐसा मत समझिए बस आपने देख लिया और यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है हो गया। ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि सोचना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब कहीं जाके एक विजन आता है, एक क्लैरिटी आती है। तो लाइक इट्स अ टायरिंग एफर्ट। जो रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ग्रेजुअल वे में आपको काम करना पड़ता है, तब कहीं जाके सफलता मिलती है। तो बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, तब हमको चीजें प्रॉपर वे में समझ में आती है। ये चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं यहाँ ये लेकर आऊं कि यार 2 मोल H2O बनाऊं। तो 2 मोल H2O बनाने के लिए मैंने डिवाइड भी किया 6 से, फिर मल्टीप्लाई भी किया 2 से, ये सब काम किया। पहले डिवाइड किया 6 से, फिर मल्टीप्लाई किया 2 से, ताकि 2 मोल H2O लेकर आ जाऊं। 2 मोल H2O का फायदा क्या होगा कि ये 2 मोल H2O का फायदा ये होगा, पता चलेगा भाई कि दूसरी स्पीशीज कितना रिएक्ट कर रही है और हम उसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट फॉर्म भी निकाल पाएंगे। आप बताइए। बताइए, लिख लिया? यस सर। यस सर। पूरा समझा? समझ में आया? वाटर है लिमिटिंग रिएजेंट, समझ में आया? बताइए। यस सर। यस सर। चल। अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट के बियॉन्ड हम एक अगली हेडिंग डालते हैं और बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ते हैं। ये जो है वो ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसको हमको यूज करना रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको यूज करना रहेगा एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के रूप में हमको इसको यूज करना रहेगा। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, या इन शॉर्ट नोन एज POAC।
हेडिंग डाल लीजिए प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन या फिर इन शॉर्ट नोन एज POAC। बताइए बताइए, हेडिंग डाल ली प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, हेडिंग डाली, बताइए प्लीज। यस सर। Yes, sir. अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या कहता है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट का जो कंसेप्ट है वो बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए ही लागू किया जा सकता था, बट अगर अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो या इवन ऐसी इक्वेशन के जहां बीच में हमको और कुछ चीजें पता ना हो मगर ये पता हो कि एटम्स उसके कंजर्व और एटम कंजर्व रहेंगे भी, वो कोई मतलब एक जो है बहुत कॉमन सी बात है कि अगर रिएक्टेंट में उस चीज के एटम्स अब नहीं है तो वो गए कहाँ, अरे कहाँ गए यार, प्रोडक्ट में गए, दैट्स इट, दैट्स इट। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, हाँ भाई अनुश्री पढ़िए क्या स्टेटमेंट है। Atoms of any element are conserved throughout the reaction, provided all the reactant has converted into product. अब ये क्या है इसका जरा मतलब समझते हैं, पहले स्टेटमेंट नोट डाउन करिए, स्टेटमेंट नोट डाउन करिए। शॉर्ट में इसको POAC भी बोलते हैं, स्टेटमेंट नोट डाउन कर ली। लिखा, नोट डाउन किया, नोट डाउन किया, बताइए। यस सर। अब देखिए ये क्या बात कही जा रही है जरा समझिए। जैसे ये था, सपोज करिए हम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, 10th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और ये CO2 बनाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ जितना भी ऑक्सीजन था वो आखिर गया कहाँ, यहाँ जो भी ऑक्सीजन एटम थे या तो वो यहाँ आ गए या फिर यहाँ CO2 में आ गए, भाई यही तो आए और कहाँ जाएंगे बताइए, और यस सर। कहाँ जाएंगे, ये कॉमन सेंस से सोचने वाली बात है। हाँ भाई दीपाली बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट में जितना ऑक्सीजन था कैल्शियम कार्बोनेट तो खत्म हो गया, डिकम्पोज हो गया, तो वो कैल्शियम, वो कार्बन, वो ऑक्सीजन गया कहाँ बताइए। सर रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट में तो था ही मैम, सर पहले सॉरी reactant प्रोडक्ट तो में, खत्म हो प्रोडक्ट्स गया, में प्रोडक्ट कैल्शियम में। ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में चला हाँ गया सारा। ऑक्सीजन वहीं जाएगा, जो भी यहाँ मैम कैल्शियम था वो कहाँ गया बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड वाले कैल्शियम में। जो भी मैम यहाँ कार्बन था वो कहाँ गया मैम अब बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वाले कार्बन में। तो यही हम कहना चाह रहे हैं, इट इज मोर ऑफ अ कॉमन सेंस थिंग that all the oxygen atom from CaCO3 has gone into either CaO or CO2। आप इस बात से एग्री करती हैं या नहीं? यस सर। भाई सारे बच्चे को इस बात से एग्री कर रहे हैं या किसी को अभी भी कोई ऑब्जेक्शन हो या पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो बताइए। हाँ भाई श्रेया दुबे, ये बात आप इस बात से एग्री कर रही हैं आप या नहीं? यस सर।
हाँ बिल्कुल ऑनेस्टली बताइए, कोई नहीं भी एग्री कर रहा तो बोल सकता है कि नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया। ऋचा पांडे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. अब देखिए, ऑक्सीजन एटम का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के जितने एटम्स होंगे तो उसी को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन कैल्शियम कार्बोनेट जितने भी थे वो बराबर होने चाहिए, क्योंकि वो तो खत्म हो गए, तो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2। बात समझ में आ रही है या नहीं? भाई जितने थे वो या तो इधर आ गए या इधर आ गए, तो मैं इक्वेट करके इक्वेशन बना के लिख सकता हूँ या नहीं? बताइए हमें, ऋचा पांडे, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? Yes, sir. Like what I'm saying is this, that suppose if I had 100 atoms here, तो अगर मेरे पास में यहाँ 30 है तो फिर यहाँ कितने होंगे? क्योंकि टोटल तो 100 है। अब 100 अगर चले गए, 70। हाँ, तो 30 इधर है तो इधर 70 होने चाहिए। इस टाइप की मैं बात कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रही हैं या नहीं समझ रही? बताइए बताइए बताइए, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? Yes, sir. हाँ, अब देखिए उसको हम वही इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए CaCO3 P ग्राम्स था, तो P ग्राम को, P को हमने डिवाइड किया ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 से। वैसे तो 100 होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये क्या आ गया बताइए? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को जब हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? नंबर ऑफ Number of मॉलिक्यूल्स। molecules. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब एक CaCO3 में 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में फिर कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि Yes, हम sir. ये तो हमने इनटू Na करके तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले हैं ना, उसको जब उसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर क्या निकल कर आ जाएंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो कि CaCO3 में थे। निकलेंगे या नहीं बताइए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये तो CaCO3 में कितने ऑक्सीजन एटम थे? मान लिए हीट करने में उसने Q ग्राम CO दिया, R ग्राम CO2 दिया, तो अब Q अपॉन 56 कर लूंगा। कैल्शियम ऑक्साइड का मास 56 होता है, तो वो Q अपॉन 56 है। अगर Q ग्राम मुझको CaO मिला था, Q अपॉन 56, ये सिर्फ Q अपॉन 56 जो लिखा हुआ है ये क्या होगा बताइए? Q अपॉन 56 क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसको मैं Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर क्या होगा बताइए? सर नंबर ऑफ Number of मॉलिक्यूल्स। molecules. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए? कैल्शियम ऑक्साइड के। Calcium oxide. और हर कैल्शियम ऑक्साइड में एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो वो तो नाम के लिए बस मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में जितने ऑक्सीजन एटम है वो निकल कर आ गए। बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखिए, अगर मुझे R ग्राम CO2 मिल रहा है तो CO2 का मास होता है 44। हाँ भाई रैयान बताइए, R अपॉन 44 क्या होगा? Moles of CO2. इनटू Na क्या होगा? Number of molecules. किसके? Sir, CO2. उसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? सर क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम है। ये आपको कैसे पता 2 एटम है? सर CO2 में सर 2 एटम्स हैं। फॉर्मूला देख के पता है कि एक CO2 का फॉर्मूला CO2, तो पर मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के एटम है। बात समझ में आई? यस सर। तो इतने मॉलिक्यूल में इनटू 2 हो जाएंगे। तो अब ये देखिए कि ये अगर हमने ऐसे लिख लिया तो Na तो बस मैंने समझाने के लिए लिखा था, Na वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा ही लिखा हुआ था समझाने के लिए, इधर का Na, इधर का Na, इधर का Na, दे कैन बी कैंसिल्ड आउट। तो PQR में रिलेशन आ जाएगा और एक की मदद से दूसरे को निकाल सकते हैं या नहीं? बताइए बताइए, डेटा अगर गिवन होगा तो निकाल सकते हैं या नहीं? भूमिका बताइए। भूमिका समझ में आया कुछ? भूमिका आवाज आ रही है? अभय वाशने आपको समझ में आया? यस सर। चलिए, तो सबने डेफिनेशन लिख ली पहले? ये वाली डेफिनेशन लिख ली ये? Yes, sir. चलिए अब ये इलस्ट्रेशन लिख लीजिए ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए।
भले ही बोरिंग लगे मगर इलस्ट्रेशन लिख लीजिए, क्योंकि फिर एक सवाल कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नोट डाउन कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नोट डाउन करिए। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर जी जी बताइए बिल्कुल। सर ये लास्ट में सर एक तरफ प्लस साइन है और एक तरफ इज इक्वल टू, तो सर ये सारे एन ए कैंसिल कैसे हो जाएंगे? क्या नहीं नहीं, एक देखिए प्लस साइन, आप ये बताइए, क्या मैं ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं, मतलब ऐसे ही कहने के लिए। यस सर। तो अगर फिर हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर यही किया है कि इधर क्या है, ऑक्सीजन के एटम्स कैल्शियम कार्बोनेट में, और इधर क्या है, ऑक्सीजन के एटम्स प्रोडक्ट साइड में, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको, बताइए। बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बताइए। नहीं सर ठीक है। ये लिख लिया, नोट डाउन कर लिया? सर जस्ट अ सेकेंड। हाँ करिए, आराम से करिए, जब कर ले तो बताइएगा। यस सर डन। एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए ये किस टाइप से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये करने की कोशिश कीजिए। सवाल क्या है, लाइक इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। हाँ भाई प्रत्यक्ष सवाल पढ़िए। AX, सर AX BY CZ
is equal to A2B3 plus A3. Is equal to नहीं, it gives It gives A2B3 plus A3 plus C. If a A is a conserved, find the relation between A, B and C. हाँ, मतलब ए के जो मोल्स है ए एक्स बी वाई सी जेड के मोल्स है n1, इसके मोल्स है n2, इसके मोल्स है n3, इनके बीच में यूज करते हुए गिवन डेटा को यूज करते हुए रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए भाई, कैसे होगा, कोशिश कीजिए, रिलेशन निकालिए, पीओएसी लगाइए, पीओएसी लगाइए, पीओ जब अगर ए कंजर्व है, खुद ही लिखा हुआ है फेस कंजर्व, तो वी कैन मतलब ए के एटम जितने रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में उतने ही है, तो पीओएसी लगाइए, लगाइए ए पे पीओएसी लगाने की कोशिश कीजिए, ए पे पीओएसी लगाने की कोशिश कीजिए, होगा या नहीं होगा टेंशन नहीं है, एटलीस्ट वी कैन ट्राई। श्रेया दुबे आप बताइए। मैम ए के n1 मोल है, चलिए मिल के करते हैं, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, मिल के सवाल सॉल्व करते हैं। सर जी बताइए। आंसर आए बताएं। हाँ बताइए बताइए बताइए। सर 3x इक्वल्स टू 2y प्लस 9z। क्या चीज? 3x इक्वल्स टू 2y प्लस 9z। चलिए आइए देखते हैं भाई, जो यहाँ गिवन डेटा है कि इसके n1 मोल्स थे, इसके n2 मोल्स थे, इसके n3 मोल्स थे। ठीक, अब ये देखिए मैं ax by cz, इसके n1 मोल्स थे, इसके n1 मोल्स थे, तो इसके श्रेया बताइए अगर n1 मोल्स है इसके, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? सर श्रेया आवाज आ रही है? n। हाँ n1 Sir, इंटू एन एवोगैड्रो नंबर। यस अब मैम एक मॉलिक्यूल में ए के कितने एटम्स हैं? अगर मैं जैसे ये लिख रहा हूँ Fe3O4, ये लिख के सर दे रहा हूँ, इंटू x हो जाएगा। हाँ इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में यहाँ अगर 3 एटम होते तो यहाँ तो एक्स है, ये तो हमने मॉलिक्यूल निकाले थे, इंटू एक्स कर लेंगे, ये ए के एटम्स है रिएक्टेंट साइड में, ये एटम्स ऑफ ए, क्योंकि पीओसी हमेशा किसी एटम पे लगता है, तो ये क्या हो जाएगा एटम्स ऑफ ए ऑन रिएक्टेंट साइड। बताइए बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। ठीक, अब Yes, sir. A2B3 है, श्रेया बताइए कि यहाँ A2B3 है, N2 मोल्स है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? सर n2 इंटू na हाँ, अब ये तो मॉलिक्यूल्स होगा, और A के कितने एटम्स होंगे? इंटू 2। इंटू टू ये होगा, प्लस A3C
N3 into Na multiplied by 3। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. अब देखिए, अगर ये लिखा हुआ है तो फिर हम क्या कैंसिल आउट कर ले? Na Na Na, तो फिर क्या रिलेशन क्या आ गया बताइए? रिलेशन क्या आ गया? N1 into x बराबर N2 into 2 N3 into 3। बताइए, बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, आप क्या बता रहे थे प्रत्यक्ष? सर कुछ नहीं। आप कौन? अभय, आप बता रहे थे कुछ आंसर? सर हाँ बताइए, क्या आंसर बता रहे थे? आप तो कुछ और ही बता रहे थे। यस सर। सर वो XYZ का रिलेशनशिप निकालना था। यार क्वेश्चन नहीं पढ़ा था अच्छे से। XYZ तो AC के अंदर है, उनका कोई रिलेशन थोड़ी निकलेगा सर। कंजर्व A हो रहा है, A इधर से निकल के इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो कंजर्व तो वो होगा ना। ओके सर। अब POC लगाने का देखिए फायदा क्या है, ये भी लिख लीजिए। एडवांटेजेस ऑफ POC मेथड ओवर बैलेंस्ड इक्वेशन मेथड। हाँ भाई पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? श्रेया पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? रीड इट प्लीज। Advantages of POAC method over stoichiometry. A. No need to balance the equation, and B. Complete reactions are not required. तो ये एडवांटेज लिख लीजिए ताकि हमें क्वेश्चन में थोड़ा भी हम लोग इसको लेके माइंडफुल रहे। सर ये एडवांटेजेस एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब ऐसे कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर एटम कंजर्व है तो हमें इक्वेशन बिना बैलेंस किए भी हम POAC लगा सकते हैं, स्टोइचियोमेट्री से भी कर सकते हैं। मगर एटम कंजर्व अगर मुझे रखने के भाई इतने इतने मोल बन रहा है, तो मुझको जरूरत नहीं पड़ी बैलेंस करने की, मैं बिना उसके भी अपना काम कर सकता था। दूसरा ये है कि जिसके कंजर्व हो रहे हैं बस उसका ही प्रोडक्ट हमने देख लिया, हमें बैलेंस इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। लिख लिया भाई? नोट डाउन किया? यस सर।
ये देखिए, अब इसी पे बेस्ड हम एक काफी अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जो जैसे इन्होंने पूछा कि सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, तो उसको हम समझते हैं। ये क्लास वर्क क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, आई वुड से वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन पढ़िए। हाँ भाई श्लोक, क्वेश्चन पढ़िए। And 13.8 gram sample of K2CO3 was treated in such a way that all of its carbon was captured in a compound K2ZN3 FeCN is whole 6 and whole twice. Compute mass of this product in grams. के का मास दे रखा है, सी का दे रखा है, ओ का दे रखा है, जेड का दे रखा है, एफ का दे रखा है, एन का दे रखा है। करिए। मैं क्वेश्चन आया समझ में? दीपाली भाई बताइए, क्या क्या क्वेश्चन है? कैसे क्वेश्चन? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, बताइए। दीपाली आवाज आ रही है? यस सर। मैम हुआ ये कि K2CO3 को बहुत सारे सीरीज ऑफ रिएजेंट से हमने रिएक्ट कराया और एक राक्षस जैसा कंपाउंड बना लिया। K2ZN3 Fe, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, CN6, और फिर ऐसे करके यूं होल्ड ट्वाइस। बट उन्होंने एक बात बताई कि यहां जितने भी कार्बन एटम थे वो सब के सब यहां आ गए। तो फिर हम कार्बन पे पीओसी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? भाई कार्बन आया तो यानी कार्बन की जितने एटम, मान लीजिए अगर 50 एटम यहां थे, तो यहां पर भी कितने एटम्स होने चाहिए 50 फिर? एटम्स। तो वी कैन अप्लाई, इसी को तो पीओएसी बोलते हैं। यस सर, यस सर, इसी को तो पीओएसी बोलते हैं ना। यस सर। तो फिर करिए, फिर सवाल करिए भाई। अब तो बहुत सिंपल टर्म में जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा। पहले तो इनका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालिए, K2CO3 का निकालिए और फिर इस राक्षस का निकालिए। सर Fe का मास 65 होता है। किसका? Fe का? Yes, Fe का नहीं सर, Fe का 56। 56। यस सर। जिंक का 65 होता है, Fe का 56 होता है। गलत लिख दिया बस।
सर 47.5 ग्राम आ रहा है। चलिए देखते हैं, बाकी लोगों को करने दीजिए, पहले समझने दीजिए। Sir, 69.7. चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहले हमको ये समझना है K2, चलिए K2CO3 का GMM बताइए कितना होगा। सर 138 138 ग्राम, यानी K2CO3 के कितने मोल्स थे? K2CO3 के अगर 13.8 ग्राम्स था तो मोल्स कितने थे बताइए? 0.1 मोल्स। 0.1 मोल। वेरी गुड, वेरी गुड। गिवन मास अपॉन, ये ऐसे ही करना होगा, अप्लाइंग POAC ऑन कार्बन एटम। कार्बन एटम पे हम POAC लगाएं तो कार्बन एटम का ये गिवन मास है अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये तो उसके मोल्स हो गए, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये उसके मॉलिक्यूल हो गए। और हर K2CO3 में कितने कार्बन एटम है बताइए? एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है? 1, तो मल्टीप्लाइड बाय n, तो ये मैंने ये निकाल लिया। हमें दीपाली समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन K2CO3 13.8 ग्राम ऑफ K2CO3, ये समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। चलिए, और फिर अब ये जो राक्षस है, ये जो लिखा हुआ है, अब इसका जो है वो क्या कहते हैं, GMM बताइए कितना है? 2 पोटेशियम है, 697। 3 जिंक है, 2 आयरन है, और ये देखिए C के इधर 6 लिखा हुआ है, फिर एक और लिखा है 12 कार्बन है और 12 नाइट्रोजन है। तो इसका GMM कितना आ रहा है? 697। ये किसी का यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है बताइए? और लोगों का बताइए। हाँ भाई श्लोक, यही आ रहा है? सर मिस्टेक कर दिया सर GMM निकालने में, सर दोबारा कैलकुलेट करके भी बता दें। करिए कैलकुलेट, फॉर्मूला देखिए पहले। भाई कार्बन कितने, यहाँ कार्बन के कितने आइटम है बताइए? 12। नाइट्रोजन के कितने? 12। आयरन के कितने? सर 2। हाँ, जिंक के कितने? 3। पोटेशियम के कितने? 2। सर 697 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? सर 697 ही आ रहा है। 697। तो अब ये देखिए कि हम मान लेते हैं कि ये राक्षस जैसा जो कंपाउंड था, हमें नहीं मालूम कितना बना, हम मान लेते हैं कि यार ये x ग्राम बना था। तो अब इसके मोल्स कितने बनेंगे बताइए? x अपॉन 697, इतने मोल्स बनेंगे या नहीं बताइए? हमें दीपाली बताइए, इतने मोल्स बनेंगे या नहीं? यस सर, यस सर। इसको जब मैं Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? मॉलिक्यूल्स। और जब मॉलिक्यूल मिलेंगे, अब इसमें कार्बन एटम जानने हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12। ठीक, अब ये सारे के सारे कार्बन एटम कहाँ से आ रहे हैं? K2CO3। तो बराबर होंगे क्योंकि कार्बन एटम तो फिर कंजर्व है। यस सर। अब Na तो बस ऐसे ही लिखा हुआ था, Na से तो Na कैंसिल आउट हो गया। यस सर, कैंसिल। ये भी कैलकुलेशन टफ नहीं है, 0.1, फिर ये 697 इधर चला गया, 12 इधर आ गया। तो जब आप ये x निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा? 5.8 ग्राम। 5.8 ग्राम। सो आपने देखा। अब जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर इन पॉइंट्स को प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, तो अब आपने देखा ना ही तो कोई इक्वेशन है, ना ही कुछ नहीं दे रखा, जादू से हमने सवाल कर लिया, ना बैलेंसिंग की जरूरत पड़ी, ना कंप्लीट रिएक्शन की जरूरत पड़ी, POC से सवाल किया, समझ में आया या नहीं? यस सर। भाई यूटिलिटी समझ में आई या नहीं? यस सर। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमारी कुछ बुक के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखते हैं। ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, NCERT बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट। काफी अच्छा सवाल मुझको लगता है, मैं तो इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन में रेट करता हूं। हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़िए।
क्वेश्चन पढ़िए। अनुश्री, प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन। A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide, 0.690 gram of water, and no other products. A volume of 10.0 liter measured at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. Calculate first part empirical formula, second part molar mass of the gas, and third part molecular formula. ठीक, तो एक गैस है जो कि हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि उसके अंदर या तो कार्बन है या हाइड्रोजन है। उसको जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हमको CO2 मिलता है और H2O मिलता है, और कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है। ठीक, फिर और डेटा दे रखा है कि 10 लीटर एट STP, मगर वो STP को 22.7 मत लीजिएगा, 22.4 लीजिएगा। उसका वजन इतना बताया 11.6 ग्राम। तो फिर कहा गया एम्पेरिकल फार्मूला निकालिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस निकालिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, और ये कोई मैं अपने घर से नहीं लेकर आ रहा हूँ, NCERT का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 1.34। तो ये सवाल वेरी गुड एंड वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बहुत कई सारी चीजें पूछ ली है इसमें, कोशिश करते हैं इसको करने की। ठीक, जो हमने पढ़ा है अभी उसकी एप्लीकेशन भी हो जाएगी इसमें, नोट डाउन करिए। मतलब यह नोट डाउन, क्योंकि बुक का सवाल है, NCERT की बुक तो सबके पास होनी चाहिए, तो आप सिर्फ क्वेश्चन लिख के ही, क्वेश्चन नंबर 1.34 NCERT लिख के ही ट्राई करने की कोशिश की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई वुड से। हाँ, STP लिखा हुआ है, मगर लीजिएगा 22.4 लीटर। हाँ भाई श्लोक, ये बात समझ में आई? 22.7 नहीं, कितना लेंगे? 22.4 लीटर। हाँ, इस पे पूरा डिस्कशन भी किए हुए वीडियोस में, ऑल्दो यू आर एब्सेंट, बट बताया था कि होता 22.7 है, लेते 22.4 है। करिए, ट्राई करिए। हाँ भाई, कुछ अप्रोच बनी? भैयान, आपने इससे काफी मिलता जुलता क्वेश्चन एक पूछा हुआ है, क्योंकि मैंने DPP में दिया हुआ है। यस सर, उसके ऐसे ही कर रहे हैं। अब वो वाला क्वेश्चन तो किसी ने ट्राई किया नहीं सर। DPP तो सीरियसली करी नहीं है लोगों ने, और हवाई बातें कर रहे हैं। सर, एम्पेरिकल फॉर्मूला है C2H, मॉलिक्यूलर मास है 26, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H2। गलत आंसर, रॉन्ग। मिस्टेक ढूंढिए। आंसर गड़बड़ है, मिस्टेक ढूंढिए।
क्वेश्चन सब लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया? Yes, sir. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा? बताइए, क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से? Yes, sir. चलिए, अब ये सवाल हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ पार्ट तो बहुत आसान है, कुछ चीजें बड़ी आसानी से करी जा सकती हैं। जैसे पहले उसमें क्या लिखा हुआ है, 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज, अब ये देखिए 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये इक्वेशन लिखी हुई है, आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन देख रहे हैं भाई? मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, ये देख रहे हैं आप या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, CO2 के मैं मोल्स निकालना चाहूं तो गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये मोल्स ऑफ CO2 निकलेंगे, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास 0.076 मोल्स ऑफ CO2। अब आप मुझको ये बताइए, ये CO2 के मोल्स कहां से आ रहे होंगे? ये CO2 कहां से आ रहा है बताइए भाई? ये कार्बन, CO2 को कार्बन देने वाला कौन है बताइए? CXHY। CXHY। तो 0.076 मोल CO2 के, तो अच्छा, इसमें अगर 0.076 मोल CO2 के हैं तो कार्बन के मोल्स कितने हैं भाई? जितना CO2 में जो CO2 के मोल्स हैं, आप तो ऐसे सोचिए ना, एक CO2 में कितने कार्बन एटम है बताइए? 1। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास में 15 CO2 के मॉलिक्यूल है, तो कार्बन एटम भी कितने होंगे बताइए? तो 15। 15 कार्बन एटम। ये चीज समझ में आ रही है सबको या नहीं? Yes. Yes, sir. तो Yes, इसकी लाइंस पे अगर मेरे पास में 0.076 मोल CO2 के, तो कार्बन के कितने मोल होंगे बताइए? उतने ही होंगे, 0.076। 0.76। ये सारा का सारा कार्बन आ कहां से रहा है? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, all the carbon in CO2 comes from the compound CXHY। इसका मतलब कि उस कंपाउंड के अंदर भी कार्बन के मोल्स कितने हैं? 0.076। 0.076। रैयान, यही डीपीपी के क्वेश्चन में हिंट दिया था आपको, आपने कहा था हाँ वो तो निकल गया, उसके बाद क्या करूं? उसके बाद यही करना है। ये सर आ गया सर आंसर। चलिए अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। मैं पूरा लिखने का भी टाइम दूंगा। अभी देखिए, अब सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल ने ये भी बताया पानी कितना बना, बताइए क्या लिखा हुआ है, पानी कितना बना? 0.69। 0.69 ग्राम। तो अब पानी हमको पता है, तो पानी के मोल्स निकाल सकते हैं? यस सर। Yes, sir. ये पानी के मोल्स निकल के आ गए, बहुत अच्छी बात है। गिवन मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये इतने मोल्स पानी बना, ठीक। अब हाइड्रोजन के मोल्स दुगने होंगे पानी के मोल से, ये बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन के मोल्स दुगने होंगे पानी के मोल से। प्रत्यक्ष ये बात समझ में आ रही है? प्रत्यक्ष Yes, sir. यस सर। मुझे भी समझा दिया यार, मुझे तो नहीं आ रही समझ में। जो हाइड्रोजन के मोल्स होंगे तो वो 2 टाइम्स होंगे कार्बन के। कार्बन कहां से आ गया सर? अभी कार्बन कहां से आ गया बताइए? मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन के जो मोल्स होंगे दुगने होंगे पानी के, आप कार्बन को ले आ रहे हैं सर। सही है सर। कैसे होंगे? या सपोज करिए मेरे पास में 100 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन एटम कितने होंगे बताइए? सर ये 100 एक पानी का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम है? 2। तो अगर 10 पानी के मॉलिक्यूल होंगे तो कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे? तो 2।
सर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ये एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, या कितने हाइड्रोजन के एटम है? सर 2। तो अगर एक और होगा तो अब कुल मिला के हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? सर 4। एक और होगा तो अब कुल मिला के हाइड्रोजन एटम 6। कितने हो गए? इसके मिला के कितने हो गए? 6। तो ऐसी 100 होंगे तो अब हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 50। 50। यस सर। 200। सर एक में 2 हैं तो 100 में सर 50 सर। होंगे, यस सर कितने होंगे? 200 सर। यस सर 200। तो आप यानी बिल्कुल ध्यान से बात नहीं सुन रहे थे, अब समझ में आई बात? यस सर अब आ गई। तो अब देखिए, अगर 200 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो जितने मोल्स हैं पानी के, फॉर्मूला देख के ही पता चल जा रहा है, उसके दुगने मोल्स होंगे हाइड्रोजन के, होंगे या नहीं? यस सर होंगे। तो 2 टाइम मोल ऑफ वाटर यानी 2 टाइम 0.038 यानी 0.076 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये पढ़िए प्रत्यक्ष क्या लिखा हुआ है, All the पढ़िए। hydrogen in H2O comes from compound CXYZ. HY. CXHY। Sorry sir, CXHY. Therefore Therefore, moles of hydrogen in a compound is 0.076 moles. 0.076 मोल्स। तो अब मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका रेशियो क्या आ रहा है बताइए? So 1/1:1. 1:1. और मोल्स का रिलेटिव रेशियो ऑफ मोल्स। हाँ भाई श्लोक, इसे ही क्या कहते थे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। जी, इसे ही इंपेरिकल फॉर्मूला कहते थे, इसे ही इंपेरिकल फॉर्मूला कहते थे। यस सर। रिलेटिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो यानी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया? CH। क्योंकि 1:1 का रेशियो आ रहा है, तो जितना कार्बन उतने हाइड्रोजन, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH। कुछ बात समझ में आई है नहीं? आपने तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ही गलत निकाला था। सर वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा था हाइड्रोजन। हाँ 2 से मल्टीप्लाई। और क्लास मिस कीजिए, और मिस कीजिए क्लास। चलिए भाई, ऐसे समझना, ऐसे थॉट प्रोसेस एवोक करना बहुत जरूरी है। तो अभी तो पहले मैंने एक पार्ट किया है, पहले क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन बैठेगा तो पहले नोट डाउन करिए इसको, नोट डाउन करिए पहले इसको। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान ध्यान से नोट डाउन करिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिएगा, और क्लास खत्म होने के बाद भी दोबारा समझिएगा। करिए नोट डाउन। कर रहे हैं आप, नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग? बताइए प्लीज। यस सर। चलिए, और सिर्फ आंख बंद करके नोट डाउन नहीं करना है, कंसेप्ट को समझना भी, क्योंकि ऐसा बहुत सारे सवाल में लगने वाला है आगे। ये अप्रोच जो हम यहाँ से सीख रहे हैं, ये क्वेश्चन में लगने वाली है। और अगर ये सवाल आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक बात का और भी सबूत है कि 5 डीबीपीज जो मिली है वो अभी करी नहीं है आपने, स्पेशली 5th वाली, क्योंकि उसमें तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आए ही नहीं डीपीपी वाले, इसलिए। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, अभी डिस्कस भी करेंगे। अब होने लग जाएंगे, अब ये करने के बाद ट्राई करिए।
सर थोड़ा डाउन कर दीजिए। Done, sir. ये 0.076 मोल्स है हाइड्रोजन के रिलेटिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये आ रहा है निकल के। इंपेरिकल फॉर्मूला CH आ गया। इंपेरिकल फॉर्मूला तक लिख लिया, फिर आगे समझाऊं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए क्वेश्चन को दोबारा से देखें। ये क्या कहा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर एट STP, उसका वजन कितना है 11.6 ग्राम। तो ये देखिए, ये इसको हम यूटिलाइज करें कि नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम एट NTP इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 और इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 10 लीटर NTP पर है अपॉन 22.4 ये मोल होगा, और उतने ही 10 लीटर का जो गिवन मास था वो 11.6 ग्राम था अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अब जब मैंने ग्राम मॉलिक्यूलर मास किया 10 अपॉन 22.4, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाला वो आ रहा है 25.98 यानी रफली 26। तो लो बाई लो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी निकल के आ गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी निकल कर आ गया। अब वो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है n, वो n देखिए कैसे निकला करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो हमने अभी बड़ी मेहनत से निकाला है, कितना है? Yes, sir. 26. और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला CH आया था, तो एम्पेरिकल 12 plus 1. 13. 13, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 2 यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C2H2. यानी ये Ethine. क्या हो गया? इथाइन। यानी वेल्डिंग फ्यूल गैस का, वेल्डिंग फ्यूल गैस किसे कह रहे हैं हम? Ethine को. वेल्डिंग फ्यूल गैस हमारी यहाँ पर इथाइन है, इथाइन है, इथाइन है। आप देख रहे हैं ये इतना टफ क्वेश्चन है, कहाँ दे रखा है ये? एनसीईआरटी, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक बनेगी अभी। चल नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद का हिस्सा नोट डाउन करिए। Sudden.
चलिए, किया, नोट डाउन किया? Yes, sir. चल, बहुत अच्छी बात है। ये 2 और क्वेश्चन है, मैं अभी व्हाट्सएप भी कर दूंगा इनको। ठीक, ये हम हमारे और भी 2 क्वेश्चन हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये इनफैक्ट आप होमवर्क अपना एनसीईआरटी वाला नोट डाउन ही कर लीजिए। ये रही हमारी एनसीईआरटी की बुक, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो कि आपको करने 1.36, 1.35 ये तो मैंने अभी करा दिया, ये आप पहले कर चुके हैं। 1.33 तो 1.32 कर लीजिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको पढ़ाए गए, फिजिक्स में पढ़ाए गए? यस सर, पढ़ा दिए। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो वो इधर 1.31 हो जाएगा, 1.30, 1.29, 1.28, ये सब होमवर्क चल रहा है हमारा, ये भी कर लीजिएगा। 1.33 भी कर लीजिएगा। ठीक, बेसिक यूनिट्स में दिस लिमिटिंग रिएजेंट का ये हो गया 1.23, दिस 1.21, राउंड ऑफ पढ़ा दिया गया है सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला। Yes, sir. यस सर। 1.20, 1.19 साइंटिफिक नोटेशन बताया गया। साइंटिफिक sir. नोटेशन में Yes, sir. चलिए, ये पीपीएम वाला सवाल है। सिग्निफिकेंट फिगर्स 1.15, इनफैक्ट सारे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये सारे ही कर रहे हैं। टुडे इज 25th एंड ट्यूसडे, इसको करने की डेडलाइन है थर्सडे 27 ऑफ May 8 PM तक। अलग से कॉपी में करेंगे क्वेश्चन, डिफरेंट कॉपी में करेंगे। वो एनसीईआरटी होमवर्क की कॉपी अलग रहेगी ताकि बाद में काम आएगी वो कॉपी। अलग से करेंगे क्वेश्चन और मुझको इसकी फोटोग्राफ भेजेंगे सब लोग। क्वेश्चन उस कॉपी में करके फोटो खींच के मुझको फोटो सेंड करेंगे। ये डेडलाइन है, इससे पहले कर लें तो बहुत अच्छी बात है, बट इससे पहले भेजना है। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. सर मैंने जो टॉपिक्स कर लिए मैं उनके क्वेश्चंस करके भेज दूं सर? हाँ, आप मैम आप पहले तो ये है कि आप लेक्चर कंप्लीट कीजिए। आपके लिए होमवर्क के अभी बार नहीं, क्योंकि आपने तो अभी ही किया है। तो फर्स्ट ट्राई एंड कंप्लीट द लेक्चर्स, ठीक है? ओके सर। जितना कर पाए उतना करिए, वरना बाकी सब बच्चों को करके भेजना है। ठीक है मैम? चलिए, देन वील मीट अगेन एंड डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस एंड डीपीपी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। कुछ कंपटीशन से रिलेटेड एक्स्ट्रा बातें मैं और बताऊंगा, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आज के वर्क की पीडीएफ भी भेज देना। कौन सी पीडीएफ? सर आज वो वर्क कराया था उसकी। कौन सा वर्क कराया था मैम? लेक्चर तो ग्रुप पे आ ही जाता है, यू कैन रिविजिट इट अगेन। ठीक है, लेक्चर दोबारा देख सकती हैं आप। ओके सर। हाँ, लेक्चर तो हम डालते ही हैं यूट्यूब पे, तो आप दोबारा और उसका लिंक भी शेयर कर देता हूं मैं, आप देख सकते हैं लेक्चर, है ना? जी सर। हाँ, वैसे पीडीएफ भी भेज सकता हूं मैं, बट पीडीएफ काफी जो है वो क्या कहते हैं, वो राइटिंग उसमें हो गई होती है। आप लेक्चर देख लीजिएगा दोबारा से, जितना पोर्शन जो मिस हुआ उतना ही पार्ट देख लीजिएगा, पूरा देखने की जरूरत भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन 1.34 दोबारा से आप समझना चाह रहे हो, रिवाइज करना चाह रहे हो, डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो। अब मयंक, डीबीबी नंबर 5 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है? करिएगा ऐसे सवाल। ओके देन, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।